ये कुछ शब्द हैं उस किताब के जो हरभगवान चावला जी ने लिखी है और जिसका नाम है देख फरीदा जोथिया। किताबें तो बहुत छपती हैं, बहुत मेरे पास आती हैं, बहुत मेरे आगे से निकल जाती हैं। मैं हर किसी को तो नहीं पढ़ता, ये आप लोग जानते हैं। मैं क्यों मजबूर हुआ? मैं मजबूर हुआ इसीलिए इसमें चावला साहब ने दो जगह कुछ ऐसा लिखा है जो अंदर तक छेड़ देता है, द्रवित कर देता है। जब वो लिखते हैं कि आज मैं अपने को उन सभी पूर्वजों का अपराधी महसूस करता हूँ, और फिर वो लिखते हैं कि उन्हें यूं लगता है कि मैं शायद ऋण होने की कोशिश कर रहा हूँ, ऋणी था मैं। एक तो इस बात ने मुझे हिला के रख दिया, और दूसरा कि एक वो वक्त था जब चावला जी कहते हैं कि मुझे कभी उनमें कहानियाँ नहीं दिखी, लेकिन अब समझ में आई तो मैं ये किताब लिखने पे मजबूर हुआ, अपराध बोध हुआ, आत्मस्वीकृति हुई। और मेरा मानना ये है कि हम सब विस्थापित परिवारों के जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, हम सब अपराधी हैं। जब हम बच्चे थे तो हम बच्चों के माँ बाप, हमारे दादा दादी उन जगहों को बहुत याद करते थे जहाँ से वो उजड़ कर आए थे। अब ये जगह पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान हमारा दुश्मन था। हमें उनकी बातें प्रलाप जैसे लगती। हम किशोर हो गए, फिर युवा भी। पाकिस्तान के प्रति घृणा और गहरा गई। कई बार ये लोग कई मुल्तानी गीत गाते तो मुझे गीत आकर्षित करता, लेकिन भीतर बैठा राष्ट्रवाद दुत्कारता। लेकिन भीतर बैठा राष्ट्रवाद दुत्कारता। यह गीत पाकिस्तानी है, तुम इसे कैसे पसंद कर सकते हो? और मैं उस गीत का जवाब मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश आदि के गीतों में ढूंढकर इन गीतों को उनके मुकाबले बेहतर सिद्ध करने की पुरजोर कोशिश करता। मुझे कोई मुल्तानी गीत भीतर तक छू जाता तो मैं उसे पाकिस्तानी गीत समझकर तरजीह नहीं देता था। विस्थापितों को स्थापित होने के लिए विकट संघर्ष करना पड़ा था। उनके पास इतनी पीड़ा थी कि वे इसे सुनाने के लिए छटपटाते। लेकिन विडंबना यह है कि उनके अपने बच्चे भी उनकी कहानियों को सुनना नहीं चाहते थे। मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए गांव छोड़ना पड़ा। गांव मुझे हर समय याद आता। गांव एक उदासी के स्तूप की तरह मेरी पीठ पर लदा रहता। स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हुए मैंने खूब साहित्य पढ़ा। ऐसे शिक्षक भी मिले जिनके संपर्क में रहते हुए समझ साफ हुई। मैं सोचता, मेरे गांव में टिब्बे हैं, पानी की ज़बरदस्त कमी है, कोई नदी या जंगल नहीं है, कोई ऐतिहासिक महत्व का स्थान नहीं है, कोई दर्शनीय स्थल नहीं है। फिर भी मैं गांव को एक पल के लिए नहीं भूलता। तो फिर वे लोग जिन्होंने अपने जन्म से लेकर जीवन तक एक बड़ा सा छोटा हिस्सा जिस जगह पर गुजारा, उस जगह को कैसे भूल सकते हैं? अब मैं उनकी कहानियों से चिढ़ता नहीं था, लेकिन नौकरी के कारण गांव छूट गया था। बुजुर्ग भी अपनी कहानियां स्वयं को सुना सुना कर विरेचित हो चुके थे। पहले हर किसी के सामने अपनी दास्तां बयां करने को व्यग्र थे, लेकिन अब कुरेदने पर भी कुछ कहते, और वह भी जो पूछा गया होता, बस उतना ही। मैं कहानियां लिखता था, पर कभी इनकी बताई बातों में मुझे कोई कहानी नहीं दिखी। इनकी बातें सुनकर मेरे भीतर गम, गुस्सा, करुणा जैसे भाव तो उमड़ते, पर कभी कहानी नहीं उमड़ी। पता नहीं क्यों। जब सरकार ने मुझे बूढ़ा घोषित किया, यानी जब 58 की उम्र में मैं सेवानिवृत्त हुआ, तब दोस्तों ने नसीहत दी कि विभाजन की विभीषिका पर उपन्यास लिखो। फिर यह नसीहत आदेश में बदली। मुझे कहा गया कि मुझ पर मेरे बुजुर्गों का कर्ज है और मुझे उसे चुकाना होगा।
जब मुझे इस कर्ज का एहसास हुआ तब मैं खुद बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुका था। और ज़्यादातर वे लोग जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को भोगा था इस दुनिया फ़ानी से अलविदा कर चुके थे। मरते दम तक उनका विस्थापन ख़त्म नहीं हुआ था। जिस परिवेश का वे हिस्सा थे वह छूट गया। नए परिवेश ने उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। जीवन में जो भी तजुर्बे मैंने हासिल किए उन तजुर्बों ने मेरे भीतर कई सारे सवालों को जन्म दिया। विस्थापन का जिम्मेदार कौन है? विस्थापन होने के बाद विस्थापित कब तक विस्थापित बना रहता है? जन्मभूमि क्या कभी नहीं भूलती? बुजुर्गों के द्वारा बताई गई घटनाएं मेरे दिमाग में रह गई थी। सिर्फ दो बुजुर्ग, मेहता रामकिशन जी और मेहता श्यामदास जी से मेरी बात अक्सर हुआ करती थी, और वो भी लंबी लंबी। इनके अलावा मेरी माँ से मेरी कई बार बात हुई। विस्थापन के बाद के संघर्ष को तो मैंने अपने बचपन में खुद ही देखा था। यह उपन्यास कभी नहीं लिखा जाता अगर दो मित्रों परमानंद शास्त्री और देश निर्मोही की लगातार प्रेरणा ना होती। आदरणीय मित्र राम मोहन राय ने विभाजन के समय के पानीपत से मेरा परिचय कराया, और आज आभारी हूँ मित्र वीरेंद्र भाटिया, जो हमेशा कहते थे कि सिर्फ कविताएं, कहानियाँ, लघु कथाएं नहीं, कुछ बड़ा लिखो। अब आकार में तो कुछ बड़ा लिख दिया, सचमुच कुछ बड़ा ही लिख दिया या नहीं मैं ये कैसे कह सकता हूँ, इसका निर्णय तो पाठक करेंगे। और हाँ, इस उपन्यास में लिखे जाने वाले कुछ पात्रों के नाम बदले गए हैं, लेकिन अधिकांश नाम असली हैं। इस उपन्यास के लिखे जाने के दौरान मेहता रामकिशन और मेहता श्यामदास इस दुनिया से चले गए हैं। काश उनके जीते जी यह पुस्तक छपकर आ जाती। आज मैं अपने आप को उन सभी पूर्वजों का अपराधी महसूस करता हूँ जिनकी व्यथा कथाओं को मैंने अनसुना किया। इस उपन्यास के माध्यम से मैंने पुरखों के ऋण से उऋण होने की कोशिश की है, पर लगता है और अधिक ऋणी हो गया हूँ। संसार के हर हिस्से में अब घृणा तथा विस्थापन व्याप्त है। यह संसार कब इनसे मुक्त होगा, कब मानवता का परचम लहराएगा, मैं नहीं जानता। मेरी दिली तमन्ना है कि वह दिन जल्दी आए जब इंसान की पहचान सिर्फ इंसानियत से हो, किसी को कभी भी किसी भी वजह से उजड़ना ना पड़े। हर भगवान चावला। ये कुछ शब्द हैं उस किताब के जो हर भगवान चावला जी ने लिखी है और जिसका नाम है देख फरीदा जोथिया। किताबें तो बहुत छपती हैं, बहुत मेरे पास आती हैं, बहुत मेरे आगे से निकल जाती हैं। मैं हर किसी को तो नहीं पढ़ता, ये आप लोग जानते हैं। मैं क्यों मजबूर हुआ? मैं मजबूर हुआ इसीलिए इसमें चावला साहब ने दो जगह कुछ ऐसा लिखा है जो अंदर तक छेड़ देता है, द्रवित कर देता है। जब वो लिखते हैं कि आज मैं अपने को उन सभी पूर्वजों का अपराधी महसूस करता हूँ, और फिर वो लिखते हैं कि उन्हें यूं लगता है कि मैं शायद ऋण होने की कोशिश कर रहा हूँ, ऋणी था मैं। एक तो इस बात ने मुझे हिला के रख दिया, और दूसरा कि एक वो वक्त था जब चावला जी कहते हैं कि मुझे कभी उनमें कहानियाँ नहीं दिखी, लेकिन अब समझ में आई तो मैं ये किताब लिखने पे मजबूर हुआ। अपराध बोध हुआ, आत्मस्वीकृति हुई। और मेरा मानना ये है कि हम सब विस्थापित परिवारों के जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, हम सब अपराधी हैं। हम सब क्यों ना कभी किसी ना किसी रूप से इस तरह, जैसे चावला साहब ने अपनी किताब लिख डाली है। अब आप कहेंगे कि वो तो राइटर है, जानता हूँ। हम
वो चीज़ें नहीं कर सकते जो इस तरह के कलमकार करते हैं या फिल्मकार करते हैं। लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों के पास जाकर बैठकर उनसे उनकी दास्तां तो सुन सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह लिखते हैं कि हाँ, उन्होंने हर व्यक्ति को अपनी बात सुनाने की कोशिश की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, और जब कोई सुनने वाला था तो उन्होंने बताना बंद कर दिया। फिर वो बस उतना ही बताते जितना कोई उनसे पूछता। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों से मिला हूँ जो आज उम्र के इसी मकाम पर हैं जहाँ ये हैं। मकाम उस उम्र से है मेरे मायने। 60-65 के उम्र वाले लोगों ने मुझे अक्सर बताया है कि हमने अपने माँ बाप के साथ कभी बैठकर उनकी दास्तां को सुना ही नहीं। मैं शायद अभी उन 2 सफ़ों को पढ़ने के बाद जो बोल रहा हूँ ना, ये तब तय नहीं था कि जब मैं पढ़ने लगा था या रिकॉर्ड करने लगा था, लेकिन पढ़ने के बाद लगा कि उन्होंने तो अपनी बातें लिख दी, मैं भी थोड़ा सा कुछ कह दूं। और उसी में शामिल ये बात कि मैं उऋण हो चुका हूँ, और शायद बहुत से लोगों को भी कर चुका हूँ जिन लोगों ने मुझे माध्यम बनाया कि मैं उनके परिवार की दास्तानें सुनूं और उन्हें उस तरह से सुनाऊं जिस तरह से मैंने सुनाई है। और चावला जी से माफी की बात तो मैं उनकी किताब की कर रहा था, और बात मैं अपनी कर बैठा, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने से 5 मिनट पहले मैंने उनसे ये कहा था कि चावला साहब, देख फरीदा जो थिया, जो आपका टाइटल है, इसका आवरण चित्र तो मेरे पास नहीं है। मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं अपने पीछे क्या लगाऊंगा, कुछ तो मैं दिखाना चाहता हूँ, मुझे भेजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं भेजता हूँ, और उन्होंने भेज भी दिया। लेकिन तब ये तय नहीं था कि ये जो इतनी लंबी बात हो जाएगी, वो इतनी लंबी इसमें तो नहीं लिखी थी इस किताब में, क्योंकि इस किताब के अंदर तो 200 सफ़े हैं जो मैं इस तरह से नहीं सुना सकता। इसके लिए मुझे इस कलमकार जिसका नाम है हरभगवान चावला, जो बता चुके हैं कि वो रिटायर हैं, मुझे उनकी इजाज़त भी लेनी होगी और बहुत प्रैक्टिस भी करनी होगी। ये नहीं कि जैसे मैं अभी उठाया और पढ़ने बैठ गया और इसके अंदर जो मेरी गलतियाँ हुई हैं वो कल को जाके लोग कहेंगे कि हाँ, पढ़ने तो बैठ गया था। लेकिन सच में मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, आप ज़रूर पढ़िए। अगर आप विस्थापित परिवार से हैं और अगर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं ऋणी हूँ, तो आपको पढ़नी चाहिए। और अगर आप विस्थापित परिवार से नहीं हैं और आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको लगता है कि हमें इन परिवार के लोगों को समझना और सुनना चाहिए, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। मैं इस किताब की प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन हाँ, अपने समाज को ये बताने के लिए ज़रूर बैठा हूँ कि आधार प्रकाशन पंचकुला हरियाणा की तरफ से ये किताब जब छापी जाती है तो हरभगवान चावला साहब अपने आप को एक तरह से किसी कर से मुक्त पाते हैं। और मैं खुद जब इस किताब को पढ़ता हूँ तो कई लोगों को कहने पे मजबूर करता हूँ कि यार, इसको पढ़िए। इसको पढ़ने से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उन लोगों के बारे में जिनके बारे में पता नहीं आप क्या सोचते रहे। और इन्होंने इस किताब को समर्पित किया है मेहता रामकिशन, मेहता श्यामदास, पिता विशनदास, माँ शंकरी देवी तथा तमाम भर के तमाम विस्थापितों के नाम, तथा दुनिया भर के तमाम विस्थापितों के नाम। और ये पढ़ते हुए मुझे याद आ जाता है वो वृत्तचित्र जो हम अक्सर हमारे यादें 47 में दिखाया करते हैं कि यह वृत्तचित्र समर्पित है उन लोगों को जो विस्थापित थे और आज इस दुनिया में नहीं है। शुक्रिया।